तो मैंने जैसे पहले बताया था कि इवोल्यूशन के जो अलग अलग क्लास जो पार्ट्स बन गए इसके कॉस्मिक, केमिकल एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ कि कॉस्मिक इवोल्यूशन क्या होता है ना, कैसे यूनिवर्स बना है, कैसे अर्थ कैसे बना है ना। तो बेसिकली ये काफी एक फंडामेंटल क्वेश्चन है और मोस्ट साइंटिफिक क्वेश्चन भी है अगर देखा जाए कि फ्रॉम हाउ एंड फ्रॉम वेयर वी कैन टॉक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स। ये कहां से बना, ये इसका पूरा इनिशिएशन कहां से है यूनिवर्स के बनने का। ये बड़ा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक क्वेश्चन भी है, लेकिन आज तक इसका बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। ऑल्दो साइंटिस्ट काफी कुछ इसके बारे में बताते हैं, कई अलग अलग थ्योरीज बताए गए, काफी सारे साइंटिस्ट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करने का एक पूरा मतलब अपने हिसाब से मैकेनिज्म भी बताया कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है, बट स्टिल बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट आंसर आज तक नहीं मिल पाया कि पूरा जो कॉस्मोस का फॉर्मेशन है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये कैसे फॉर्म हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो हबल एक आप जानते हैं एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था, और हबल ने ये बताया था 1920s में कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंडिंग मोड में है। हमारा यूनिवर्स अभी भी क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। हमसे जो सबसे दूर स्टार हैं, जिसको आप अर्थ से देख पा रहे हैं आप, वो आज भी आपसे काफी दूर जा रहा है ना। तो हबल ने 1920 में ये बताया था कि यूनिवर्स इज स्टिल इन एक्सपेंडिंग मोड, वो एक्सपेंड कर रहा है। तो उसके बेसिस पे ये बताया गया कि बहुत पहले ऐसा हुआ होगा कि ये जो पूरा अगर देखा जाए तो यूनिवर्स का अगर पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड एक मास था, जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा था, इन्फिनाइट टेम्परेचर कह सकते हैं आप इसको, है ना, जिसमें मैटर और एनर्जी काफी ज्यादा कंडेंस्ड था। देखो आप कह सकते हैं कंडेंस्ड मैटर एंड एनर्जी। ये एक कंडेंस्ड मास था, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड था, जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा था। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 15 बिलियन ईयर पहले, 15 बिलियन ईयर एगो, ये एक अप्रॉक्स टाइम है ना। अब उस समय 15 बिलियन ईयर पहले तो इंसान तो था नहीं, किसी ने देखा नहीं कि यूनिवर्स कैसे बना है ना। तो जस्ट एक तरह का मोड ऑफ एक्सप्लेनेशन है कि लगभग, या फिर जो कुछ आप कह सकते हैं कुछ जो फॉसिल्स रिकॉर्ड हैं, या फिर आपका जो रेडियोएक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, तो कई तरह का एविडेंस मिलाकर ये बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 15 बिलियन ईयर पहले, है ना, 15 बिलियंस ईयर एगो, इस कंडेंस्ड मैटर, ये जो कंडेंस्ड मैटर और एनर्जी का जो फॉर्म था, इसमें एक काफी ज्यादा पावरफुल क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, जिसको बिग बैंग भी कहते हैं। तो एक्सप्लोजन जब हुआ इसके अंदर, इसको आप बिग बैंग भी कहते हैं एक्चुअली। और इस बिग बैंग के बाद ये जो कंडेंस मैटर और जो एनर्जी का जो पार्ट था, ये कई पार्ट्स में फ्रेगमेंट हो गए। देखो ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म बन गया, देखो ऐसे। और ऐसा बताया गया कि जो फ्रेगमेंट्स जो बने, इसी को कहा गया, ये क्या है बताओ, ये गैलेक्सी है। और ऐसा बताया जाता है कि ऐसी गैलेक्सीज मिलियंस में हैं आपके यूनिवर्स में। और जब इस गैलेक्सी के अंदर डिफरेंट तरह का मतलब प्रेशर चेंज हुआ, टेम्परेचर का चेंज हुआ, कुछ डिफरेंट तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे थे इस गैलेक्सीज के अंदर,
उसकी वजह से गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स बॉर्न हुए, या कह सकते हैं गैलेक्सीज में स्टार्स का अपीयरेंस हुआ। तो गैलेक्सी है क्या? ग्रुप ऑफ स्टार्स कहते हैं। अगर देखा जाए कि एक पर्टिकुलर गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सीज आर ग्रुप ऑफ स्टार्स। और मैंने कहा कि ये गैलेक्सी एक दूसरे से क्या हो रहा है बताओ, अभी भी अवे जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ये बताया गया कि हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है ना। अब अगर देखा जाए कि हमारे यूनिवर्स में अगर इतने सारे गैलेक्सीज हैं, तो हमारा गैलेक्सी कौन सा है, हम किस गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं? तो जिस गैलेक्सीज में ह्यूमन सर्वाइव कर रहा है, ह्यूमन का स्पीशीज सर्वाइव कर रहा है, वो उस गैलेक्सी का नाम, इसे मिल्की वे कहा जाता है। So we belongs to galaxy named as Milky Way, आकाश गंगा भी कहते हैं इसको। और ऐसा कहा जाता है कि इस मिल्की वे में, और व्हाट इज स्टार्स, हर स्टार आपस में एक इंडिपेंडेंटली वो एक सोलर सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि इस मिल्की वे में जो एक, जैसे कहते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसके ये मान लो ये एक नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ, सन, जिसे सन कहते हैं, और ये तो हो गया स्टार, और इस स्टार के कई सारे अपने प्लैनेट्स हैं, लगभग 9 प्लैनेट्स बताते हैं आप जो सन के अपने प्लैनेट्स हैं। और इसी प्लैनेट्स में एक नाम किसका आता है बताओ, अर्थ का। तो मिल्की वे में मिलियंस में सोलर सिस्टम है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके सेंट्रल पार्ट पे सन है, और उसके कई सारे प्लैनेट्स हैं, जो ऐसा माना जाता है कि सन का ही पार्ट जो टूटकर अलग हुआ, ये ब्रोकन पार्ट ऑफ सन कहा जाता है। इसको ऐसा माना जाता है कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है ये अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियंस ईयर एगो ये सन से हुआ। मतलब सन का ही एक पार्ट टूटकर अलग हुआ है, और उसके फ्रेगमेंटेशन से ही अर्थ का क्या हुआ फॉर्मेशन, अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियंस ईयर एगो। समझ में आ रहा है? तो अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है, और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं। और आप जानते हैं कि जब ये अर्थ सन से टूट के अलग हुआ, तो उस समय अर्थ का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा रहा होगा। वो खुद एक रोटेटिंग बॉडी था। अब ये जानते हैं कि अर्थ के अंदर भी वही सारे एलिमेंट्स थे, बहुत सारे, जो अभी कहते हैं आज भी सन में हाइड्रोजन और हीलियम का अमाउंट बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली हमारे इनिशियल एटमॉस्फेयर में भी ये हाइड्रोजन और हीलियम का अमाउंट काफी ज्यादा था। लेकिन अगर आप देखें तो और भी कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। जब अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हुआ तो जानते हैं कि अर्थ जब फॉर्म हुआ तो अर्थ एक रोटेटिंग मास था एक्चुअली, है ना। तो आप जानते हो कि अर्थ का अगर पूरा स्ट्रक्चर देखें अगर आप, तो आपको ये पता है कि अर्थ के सेंट्रल पार्ट पे कोर होता है, और एक काफी बड़ा फिर एक डायमीटर है। देखो ये मेंटल कहते हैं इसको, और ये बाहर जो है ये क्रस्ट है ना। जैसे कहते हैं क्रस्ट के अंदर ये एक जो इनर कोर जिसे कहते हैं, एक्चुअली कोर के अंदर बात करें तो इनर कोर में ऐसा बताया जाता है कि इनर कोर में कुछ जैसे निकल का, आयरन का अमाउंट काफी ज्यादा है। सॉलिड फॉर्म में इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है। आउटर कोर थोड़ा सा डक्टाइल फॉर्म में है, जिसमें आप, अगर मैं आउटर कोर की बात करूं तो आउटर कोर में निकल, आयरन, सल्फर, सिलिकॉन
ये सब थोड़ा सा डक्टाइल फॉर्म में या फिर मतलब मोल्टेन फॉर्म में आप कह सकते हैं, जो आउटर कोर का ये पार्ट है। फिर देखो ये जो पूरा बड़ा सा पार्ट है, देखो ये लार्जेस्ट एरिया कवर करता है पार्ट का, ये मेंटल है। ये भी एक डक्टाइल या फिर आप इसको मोल्टेन फॉर्म में कह सकते हैं। मेंटल जो होता है इसमें एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का, है ना, सिलिकॉन भी है, इसका एबंडेंस है इसके ओर्स का, और ये एक मोल्टेन मास है एक्चुअली, बहुत सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ये मोल्टेन मास है ना। और फिर अगर हम बात करें क्रस्ट का, तो क्रस्ट तो आप अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं एक्चुअली, है ना, जिसका थिकनेस सबसे कम है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा थिकनेस तो मेंटल का होता है, लगभग देखा जाए तो 2900 किलोमीटर के आसपास इसका थिकनेस है। ये लगभग 1200 किलोमीटर का होता है कोर की बात करें अगर तो। और क्रस्ट का वेरिएबल थिकनेस है। अगर आप डीपेस्ट पार्ट की बात करें, ओशन का जो सरफेस है, मरियाना ट्रेंच से लेके एक माउंटेन के टॉप तक, तो क्रस्ट का जो सरफेस है इसका वेरिएबल थिकनेस है। ये सबसे थिनेस्ट पार्ट है पूरे अर्थ का, अर्थ के पूरे तीनों अगर लेयर्स की बात करें तो। और क्रस्ट का के ऊपर, क्रस्ट के बाहर अगर ऐसा देखा जाए तो इनिशियली कहते हैं क्रस्ट के बाहर जो एटमॉस्फेयर, क्योंकि देखो ये तो कंफर्म है कि जब ये क्रस्ट बना होगा उस समय तो एसच बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर था भी नहीं, लेकिन जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर बना क्रस्ट के चारों तरफ, तो क्रस्ट के प्राइमरी एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का अमाउंट काफी ज्यादा था। मोस्टली हाइड्रोजन की बात करते हैं, उससे कम हीलियम है। तो अर्थ का जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर बना क्रस्ट के चारों तरफ, दैट वाज अगर पूछा जाए कि वो वहां पर क्या अवेलेबल था, तो एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम की बात करते हैं, मोस्टली हाइड्रोजन की बात करते हैं, है ना। और क्रस्ट क्या, अगर मैं पूछूं कि जैसा आपने पढ़ा होगा कि लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, तो सबसे पहले तो लिथोस्फीयर ही आया। लिथोस्फीयर क्या होता है, तो ऐसा कहा था कि लिथोस्फीयर क्या है। When we talk about the term lithosphere, तो लिथोस्फीयर का मतलब होता है, देखो जो आउटर मेंटल है, मेंटल का आउटर पार्ट और जो क्रस्ट होता है, इसी को कहते हैं लिथोस्फीयर कहा जाता है एक्चुअली। और लिथोस्फीयर के बनने के बाद आप एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, और वो एटमॉस्फेयर हमेशा एक जैसा नहीं था, बहुत ज्यादा उसमें कॉन्टिन्यूअस चेंजेस आते रहे। प्राइमरी एटमॉस्फेयर आया, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर आया, वो अलग अलग तरह के वहां पे गैसियस एलिमेंट्स अवेलेबल थे। तो एटमॉस्फेयर बाद में आया है, और सबसे लेट अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आया, लिथोस्फीयर, फिर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, और सबसे बाद में वो हाइड्रोस्फीयर की बात की जाती है एक्चुअली, है ना। तो अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है, और अर्थ के फॉर्मेशन के बाद जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर बना क्रस्ट के चारों तरफ, उसमें क्या अवेलेबल था, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो प्राइमरी एटमॉस्फेयर क्या था, दैट वाज इनरिच्ड विद हाइड्रोजन एंड हीलियम। और उसके बाद हम जब सेकेंडरी एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो देखो जो मोल्टेन मास था, अगर मैं लिथोस्फीयर की बात करूं तो ये जो आउटर मेंटल वगैरह है, ये तो मोल्टेन मास, मोल्टेन फॉर्म में ही था एक्चुअली। तो यहां से काफी सारे गैसियस फॉर्म सरफेस की तरफ आ रहे थे, या फिर जो वॉल्केनिक इरेप्शन हो रहा था वहां से भी चीजें बाहर की तरफ आ रही थी, है ना। तो वो जो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बना वो क्या है, देखिए यहां पर। सो इफ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, देखिए तो अगर आप बात करें सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, क्रस्ट के बाहर जो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर था, उस सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में जो एबंडेंस था, दैट वाज
abundance of CO2, NH3, CH4, CO, N2, HCl, as well as water vapor. ऐसा नहीं था कि वाटर अवेलेबल नहीं था, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट थे। बट अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अगर अमाउंट क्या था सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में, तो वो था कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि अर्थ को फ्रीज होने से बचा दिया गया। पूरा अर्थ आइसी हो जाता, बिल्कुल वो फ्रीज हो जाता, अगर ये CO2 का एक इन्वेलप नहीं होता आपके सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में। तो इनिशियल एटमॉस्फेयर की बात भी करें अगर हम, तो उस समय भी CO2 का एबंडेंस था, जो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रहा था, और इसकी वजह से वो अर्थ को इन्वेलप किए हुए था। देखो, तो अर्थ को फ्रीजिंग होने से बचा रहा था। तो ऐसा कह सकते हैं कि सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में भी जो मोस्ट एबंडेंट अगर कोई गैसियस सब्सटेंस की बात करें, तो वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। और चूंकि अर्थ का टेम्परेचर इनिशियली काफी ज्यादा था, तो वाटर का एग्जिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, तो वाटर वेपर अवेलेबल था, है ना, आपके सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में। और क्या ऑक्सीजन था? आंसर इज नो। आप देखिए, कहीं भी फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं है। ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन आपके अर्थ पे था ही नहीं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में थे, कई तरह के ओर्स के फॉर्म में ऑक्सीजन अवेलेबल था। यहां भी देखो ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन है, लेकिन फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि इन सेकेंडरी एटमॉस्फेयर फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। और चूंकि कोई फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में भी, या प्राइमरी में की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो इनिशियल एटमॉस्फेयर था वो हाईली क्या था, रिड्यूसिंग, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, है ना। तो आप कह सकते हैं इनिशियल एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज हाईली reducing because of lack of free molecular oxygen। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर आपके इनिशियल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, तो इस चीज का एविडेंस अगर पूछा जाए कि आप इसको कैसे इसका एविडेंस क्या है आपके पास, तो अगर मैं इसको केमिकल एवोल्यूशन से लिंक करूं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा ऑपरिन एंड हेल्डेन ने की बात करेंगे अगर हम, ऑपरिन एंड हेल्डेन ने इस चीज को बताया था कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी होता है पॉलीमराइज करने के लिए। उसने क्या कहा कि इनिशियल एटमॉस्फेयर के जो कंडीशंस थे वो जरूरी था कुछ ऐसे केमिकल्स के बनने के लिए जो केमिकल्स हमारे बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब, अगर आप ये कहते हैं कि कोई प्रोटीन है या कोई कार्बोहाइड्रेट है या कोई न्यूक्लिक एसिड है, आप जानते हैं ये सब एक पॉलीमेरिक कंपाउंड है। और पॉलीमेरिक कंपाउंड अगर देखा जाए, ये लैब में ऐसा देखा गया कि अगर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो पॉलीमराइजेशन को प्रमोट नहीं करता। तो अगर पूछा जाए कि इस चीज का आपके पास क्या एविडेंस है, तो देखिए, तो एक देखो, कहते हैं फर्स्ट, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इज हेल्पफुल, कह सकते हैं आप इसको, हेल्पफुल फॉर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यही तो केमिकल एवोल्यूशन कहता है कि जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स थे, उस सिंपलर मॉलिक्यूल्स के
कॉम्बिनेशन से, उसके रिएक्शन से पहले मोनोमर्स बने और मोनोमर्स फिर पॉलीमर्स में कन्वर्ट हुआ। तो मोनोमर्स का पॉलीमर्स में जो कन्वर्जन हुआ है उस चीज के लिए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर काफी क्या होता है बताओ, जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नंबर 2, ये भी कहा था देखो कि अगर आप अर्ली अर्थ की बात करें तो पॉलीमराइज, या आप कह सकते हैं कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के लिए जितने ह्यूज अमाउंट में एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी आज के टाइम पर आपके अर्थ पे अवेलेबल नहीं है ना। जैसे आप कहते हैं कि पहले के एटमॉस्फेयर में ओजोन का लेयर नहीं था, जब अर्थ जिस समय बनना स्टार्ट हुआ उस समय ओजोन तो था नहीं। तो जो एक अर्थ का यूवी रेडिएशन था, जो सन से यूवी रेडिएशन आ रहा था, सन का यूवी रेडिएशन वो डायरेक्टली आपके अर्थ पे आ रहा था। तो वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं यूवी रेडिएशन, जो उस समय पहले के टाइम पे जो आ रहा था वो अवेलेबिलिटी अब नहीं है, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलीमराइज करने के लिए जो एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट था लाइटनिंग के थ्रू या यूवी रेडिएशन के थ्रू, ये भी पॉसिबल था पहले के कंडीशंस में। समझ में आ रहा है? और वो भी ऐसा लिखा था कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में पॉलीमराइज होने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होता है। तो अगर आज की बात करें तो उसे कंपेयर करके देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले के कंडीशंस क्या थे, रिड्यूसिंग थे, तभी तो चीजें पॉलीमराइज हुई होंगी, है ना। इसके बाद देखिए नंबर 2 कि कुछ अफ्रीका के थिक रिवर बेड्स का जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो ऐसा देखा गया कि थिक रिवर बेड्स में उसके सरफेस पे कुछ कंपाउंड्स जैसे मिले, जैसे FeS का एबंडेंस था, जिंक सल्फेट की ZnS की बात करें या PbS की बात करें, तो ऐसे कंपाउंड का एबंडेंस था थिक रिवर बेड्स में ऐसे केमिकल का एबंडेंस था। अगर ऑक्सीजन होता इनिशियल एटमॉस्फेयर में तो वहां पर क्या होता बताओ, वहां पे सल्फेट मिलते, जिंक सल्फेट होता या आप आयरन के सल्फेट की बात करते। चूंकि ऑक्सीजन था नहीं तो सल्फेट कैसे बनेगा फिर? तो इन चीजों का एबंडेंस में मिलना रिवर बेड्स में ये भी इंडिकेट करता है कि हमारे इनिशियल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। और देखो एक और चीज देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्रस्ट जो होता है वो टॉप लेयर है अर्थ का, तो क्रस्ट का जो डीपेस्ट पार्ट है और उसका जो हाईएस्ट पार्ट है, अगर आप एक माउंटेन का जैसे कोई सेडिमेंट्री रॉक की बात करेंगे तो सेडिमेंट्री रॉक का जो बॉटम लेयर है और जो उसका टॉप लेयर है, बॉटम लेयर पे आयरन जो फेरस एटम होता है इसका एबंडेंस है फेरस का, और टॉप लेयर पे फेरिक है Fe+++। तो ये +2+3 का मतलब क्या हुआ बताओ, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो फेरस फेरिक में कन्वर्ट हुआ है, तो पहले के लेयर पे फेरस का मिलना ये क्या इंडिकेट करता है कि पहले ऑक्सीजन का एबंडेंस नहीं था या ऑक्सीजन नहीं था, तो पहले फेरस के फॉर्म में था और जैसे जैसे ऑक्सीजन का एबिलिटी हुआ वो फेरिक में कन्वर्ट हुआ। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बताने के लिए कि अगर किसी चीज को आप पॉलीमराइज करना चाहते हैं, ये लैब में भी एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अगर आप कंडीशंस को रिड्यूसिंग बना के रखते हैं तो ये एक सुटेबल एक एनवायरनमेंट होता है पॉलीमराइज होने के लिए। और जब तक पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, केमिकल रिवोल्यूशन यही कहता है कि लाइफ का जो बिगिनिंग है, लाइफ का जो ओरिजिन है, ये नॉन लिविंग चीज से हुआ है। सिंपलर एटम्स, फिर सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सिंपलर मॉलिक्यूल से सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उससे फिर पॉलीमर्स बने और पॉलीमर्स के एग्रीगेशन से फिर लाइफ के बनने का मतलब कह सकते हैं जो बिगिनिंग ऑफ लाइफ है ये पॉलीमर्स के एग्रीगेशन के बाद ही हुआ है ना। वो डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये मैंने बता दिया आपको
कि हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट पार्ट कि हमारे इनिशियल अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब क्वेश्चन यहां पर यह है, फिर ये ऑक्सीजन आया कैसे, हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन कैसे आया? तो आप जानते हैं कि जब हमारे अर्थ पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह के आने के बाद अर्थ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ। लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए कि लिथोस्फीयर आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया, तो हाइड्रोस्फीयर कहां से आया, वाटर बॉडी कैसे आया? क्योंकि लाइफ का बिगिनिंग तो वाटर में ही हुआ है ना। तो अगर पूछा जाए कि अब हाइड्रोस्फीयर की बात कैसे कैसे करेंगे आप, वाटर बॉडी कैसे इवॉल्व हुआ आपके अर्थ पे? तो ऐसा कहा जाता है कि जब अर्थ का टेम्परेचर ठंडा हुआ, ऑब्वियसली बात ये बहुत लंबा मिलियंस ईयर की पूरी स्टोरी है ये, कि अर्थ जब ठंडा हुआ धीरे धीरे, तो ये जो वाटर वेपर आप देख रहे हैं जो इनिशियल एटमॉस्फेयर में था, ये कंडेंस हुआ, और तो कह सकते हैं आप कि आफ्टर कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, वाटर बॉडी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और ये वाटर बॉडी क्या है बताओ? ओशन कहते हैं इसको। और आपको पता है कि जब ये वाटर बॉडी फॉर्म हो गया, क्रस्ट के सरफेस पे वाटर एक्यूमुलेट कर गया, है ना, और फिर कहते हैं तब वाटर बॉडी के आने के बाद जो CO2 वगैरह एटमॉस्फेयर में एबंडेंस में था, ये CO2 ओशन वाटर में क्या हुआ, डिसॉल्व भी हुआ। तो धीरे धीरे CO2 का जो अमाउंट था वो एटमॉस्फेयर में कम हुआ है। उसके भी कुछ एक्सप्लेनेशन है। एक तो पहली बात कि ये जो CO2 है ये ओशन वाटर में डिसॉल्व हुआ, तो ओशन वाटर में कहते हैं जो उसके सरफेस पे कार्बोनेट्स का मिलना, सिलिकेट्स का मिलना, ये सब CO2 के वाटर बॉडी में आने के बाद हुआ एक्चुअली। तो ओशन वाटर में सिलिकेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, और इन सब के बनने के लिए CO2 का वहां पे आना जरूरी था। तो CO2 जो एटमॉस्फेयर में था वो ओशन वाटर में आया। दूसरा कहते हैं कि जब आपके अर्थ के सरफेस पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जब इवॉल्व हुआ, तो उसने CO2 को यूज किया फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के आने के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर से CO2 का अमाउंट क्या हो गया बताओ, वो डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो CO2 के अमाउंट डिक्रीज होने का कारण फोटोसिंथेसिस भी है, और मैंने कहा कि ओशन वाटर के बन जाने के बाद उसमें CO2 डिसॉल्व हो गया एक्चुअली, और ये भी इसकी वजह से भी CO2 का अमाउंट क्या हो गया, आपके सेकेंडरी एटमॉस्फेयर से क्या हो गया, कम हो गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के ओरिजिन के बाद जो ऑक्सीजन वगैरह इवॉल्व हुआ, अब ये ऑक्सीजन NH3 से CH4 से रिएक्ट भी कर रहा था, तो फ्री नाइट्रोजन भी बन रहे थे, और जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद जब ये यूवी रेडिएशन से रिएक्ट कर रहा था, तो ओजोन के लेयर भी फॉर्म कर रहे थे। तो ऑक्सीजन के ओरिजिन के बाद, फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के आने के बाद, जब वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रेडिएशन, यूवी रेडिएशन से जब उसने उसका रिएक्शन हुआ, तो आपके अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन का लेयर भी क्या हुआ, फॉर्म हुआ। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे आप देखिए जो कंडीशंस पहले हमारे अर्थ का रिड्यूसिंग था, वो कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे अर्थ के अर्ली एटमॉस्फेयर में क्या था क्या नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन का, हीलियम की बात करते हैं, सेकेंडरी में CO2, अमोनिया, CH4 वगैरह की बात करते हैं, है ना।
और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के आने के बाद, जो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं बेसिकली, इसके आने के बाद हमारे अर्थ का कंडीशन धीरे धीरे क्या हो गया बताओ, वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो ये है आपका एक तरह से कहा जाए कि मैटर कैसे इवॉल्व हुआ अर्थ पे, वो भी बता दिया मैंने आपको, अलॉन्ग विद द कॉस्मिक एवोल्यूशन, है ना। अब जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है कि ये जो आपने इनिशियल केमिकल्स देखे हैं अर्थ के सरफेस पे, काफी कुछ ये वाटर में डिसॉल्व भी हुआ। अब इन चीजों से धीरे धीरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म हुआ, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ओनली। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि इन केमिकल से इस ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइफ का बिगिनिंग कैसे हुआ। ये इस एवोल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, जिसे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।